So today we are going to start with audit, and it's module 2 that I am going to take module 2 and module 3, and module 2 is regarding audit of banking companies. Also I will be taking module 4, that is new areas of auditing. Okay, so module 2 is audit of banking companies. Module 3 is audit of insurance companies. And module 4, we have two different chapters. And the first one is new areas of auditing in recent times. And we have another chapter which is computerized audit environment. Okay, so let us begin with module 2, and that is audit of banking companies. See, first of all, audit of banking and audit of insurance companies. It is going to be very easy for you because in just last semester, few months ago, maybe 2 or 3 months ago, you have already passed an exam of FRA, that is financial reporting analysis. So in that, in fact, हमने practically financial account, final accounts of banking and final accounts of insurance किया हुआ है. इनफैक्ट हमने जो भी कुछ किया है वो प्रैक्टिकली किया है. तो अब उसके ऊपर हम करेंगे सेम जो आपने एफआरए में बैंकिंग के फाइनल अकाउंट्स किए ना, उसको ऑडिट में कैसे किया जाता है. मतलब एक ऑडिटर आपके फाइनल अकाउंट्स, अगर आप बैंक हो, आपकी बैंक है, तो आपके बैंक के फाइनल अकाउंट्स को कैसे एक ऑडिटर ऑडिट करता है. सो everything about banking in module 2, everything about insurance in module 3, and in module 4 it is going to be very different, and that is new areas of auditing. तो इसलिए आपके लिए एटलीस्ट मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 तो बहुत इजी होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी एफआरए में प्रैक्टिकली किया हुआ है. So you won't find it very difficult. Let's quickly start with what is given in the introductory part. Banking sector in India is divided into, I suppose you know this, 4 different sectors: commercial banks, regional rural banks, cooperative banks, and development banks. So we have done this in EMFS in detail. Commercial banks आपको पता है क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ बैंकिंग तो परफॉर्म करते ही हैं, टुगेदर विद दैट मॉडर्न बैंकिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉरी 2 पार्ट्स में कमर्शियल बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. आपको पता है पब्लिक सेक्टर में कौन से बैंक्स होते हैं, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स, मतलब जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई. अभी नीचे लिखा हुआ 7 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई. आपको पता है अभी 7 सब्सिडरीज नहीं है, एसबीआई ने टेक ओवर कर दिया ना उनमें से. अभी आ जाओ नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे. कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं, कुछ नॉन शेड्यूल्ड एंड कुछ फॉरेन बैंक्स होती हैं. शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है. जो शेड्यूल 2 में, जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में इंक्लूड होती हैं, लिस्टेड होती हैं, उन्हें कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स. और जो सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. फॉरेन बैंक्स का मतलब होता है फॉरेन बैंक लेकिन उसका इंडिया में ब्रांच है. नेक्स्ट आता है हमारा आरआरबी. आरआरबी का मतलब क्या होता है, कुछ बैंक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम रूरल इकोनॉमी को डेवलप करेंगे. सो उन्होंने रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वहाँ पे बैंक सेटअप किए, सो दैट कंसेशनल रेट पे या फिर फ्री लोन क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए एग्रीकल्चरलिस्ट को, ट्रेडर्स को, कॉमर्स इंडस्ट्रीज को, या फिर एंटरप्रेन्योर्स को जो रूरल एरियाज में रहते हैं. मतलब रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है,
वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करता है, तो वो हो इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे भी तो होना चाहिए ना, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए भी तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी ओपन होनी चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड देन हॉस्पिटल्स एंड देन फैक्ट्रीज, शॉप्स, तभी तो रूरल एरिया डेवलप होगा। तो उसको डेवलप करने के लिए बैंक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कौन सी बैंक्स होती हैं ये? रीजनल रूरल बैंक्स। नेक्स्ट होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी अपने मेंबर्स, ये कुछ मेंबर्स से बनाया जाता है और उन्हीं मेंबर्स को लोन, मतलब सस्ते में लोन नहीं बोलते हैं, एक कंसेशनल रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देना या फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देना, ये स्पेशली कोऑपरेटिव मेंबर्स के लिए होता है। और डेवलपमेंट बैंक्स, आपको पता है डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स मतलब जो इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को और कंपनीज को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लोन देकर टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं। टर्म लेंडिंग का मतलब होता है टर्म पीरियड के लिए आपने किसी को लोन दे दिया। किसको? इंडिविजुअल्स को नहीं, इंस्टीट्यूशंस को। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर आपने कॉरपोरेट जो कंपनीज हैं या फिर जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स को, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, या फिर उनका कोई प्रोफेशन है, तो इसके लिए आप उनको डेवलप करने के लिए फिनेंशियली कैपिटल एसेट्स खरीदने के लिए, वॉट मशीन्स, प्लांट्स या फर्नीचर, ऑफिस सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, ये सब चीज़ों के लिए आप उनको लोन देते हो। ठीक है, तो ऐसी बैंक्स कौन सी होती हैं? डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे आईडीबीआई, सिडबी बैंक, ये सारी डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं। अभी नाबार्ड कौन सी बैंक है? वो डेवलपमेंट बैंक ही तो है, नाबार्ड, जो आरबीआई के अंडर में आती है। और फिर पूरा एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज की डेवलपमेंट को वो नाबार्ड देखता है। पता होगा ना आपको? कोई बताएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म? बताया था मैंने आपको ईएमएफएस के टाइम पे ही, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। बैंकिंग के स्टूडेंट होकर आप फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हो? कल को इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप क्या करोगे? टेल मी। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल, रूरल डेवलपमेंट। हाँ वेरी गुड, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंक, बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। यस, बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यस। हम्म, चलो आगे देखो, स्पेशल फीचर्स क्या हैं बैंक्स के। बैंक्स हैव कस्टडी ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। आपके पास आपके पास जो बैंक के पास है ना, मॉनेटरी आइटम्स की लार्ज कस्टडी होती है। मतलब जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, गोल्ड, ज्वेलरी, बॉन्ड्स, ये सब भी होते हैं आपके पास। प्लस कैश, कैश तो होती ही है, प्लस लोग आपके पास लॉकर फैसिलिटी लेकर ये सारी चीज़ें भी आपके पास जमा करते हैं, मतलब बैंक के पास। वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस बैंक के पास, मतलब बैंक एक वैरायटी ऑफ, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। बैंक्स आर एंगेज्ड इन वैरायटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस, चाहे वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में हो या वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस हो, देयर आर वैरायटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जोग्राफिकली स्कैटर्ड होती है बैंक, मतलब आपको सिर्फ एक बैंक नहीं दिखेगी। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा चाहिए तो आपको ब्रांचेस भी तो मिलेंगी। समझो हेड ऑफिस है चर्च गेट में, तो आपको ब्रांचेस भी तो ऑल ओवर इंडिया, आपको ऑल ओवर मुंबई में भी कितने सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका वाइड नेटवर्क होता है ब्रांचेस का। बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। हाँ, बैंक को कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, आरबीआई के जरिए ही रेगुलेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो अगर प्राइवेट बैंक, आप बोलोगे प्राइवेट बैंक भी आरबीआई, आरबीआई नहीं देखता उसको, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आरबीआई के फॉलो करने पड़ते हैं ना उनको भी।
समझ में आ रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर वो अपनी मर्जी से अपने उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए कुछ फ्रीडम उनके पास होता है, ठीक है। बट उनको बैंकिंग कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी देखो लॉज एप्लीकेबल टू बैंक्स, ये सारे लॉज होते हैं, ये आपको जस्ट रीड आउट करने, इतना सब कुछ ऐसा स्टूडेंट से हम पूछ नहीं सकते हैं, ये सब ईयर्स स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट टू गो थ्रू कौन कौन से लॉज हैं जो बैंक्स को एप्लीकेबल। अब स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनके ऊपर एक्चुअली ऑडिट होती है ना, ये बैंक के ऊपर ऑडिट नहीं होती है। बैंक को जानकारी निकालनी है बैंक के बारे में, तो बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो, बैंक की जानकारी मिल जाएगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये तो हम ऑलरेडी एफआरए में कर चुके हैं प्रैक्टिकली, इसीलिए मैंने बोला आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी होगा। देखो सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ किसके, ये सेक्शंस किसके हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये दोनों सेक्शंस। सॉरी, सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 एंड 2। अब 29(1) में क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म गिवन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। मतलब जैसे आपने थर्ड शेड्यूल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए, जिस फॉर्मेट में बने हुए, वो फॉर्म बताया हुआ है। अच्छा, और फॉर्म क्या है? फॉर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फॉर्म ए और एक फॉर्म बी। हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर चुके हैं, आपको याद है। फॉर्म ए बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बोलो? बैलेंस शीट। एंड फॉर्म बी में क्या बनाया जाता है? फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। सो फॉर्म ए, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। फॉर्म ए के हिसाब से बैलेंस शीट बनाया जाता है और फॉर्म बी के हिसाब से पीएनएल बनाया जाते हैं। ये तो बताया है 29 सबसेक्शन 1 में, मतलब फॉर्मेट्स बताए हैं जो हमने फॉर्मेट्स किए थे ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन देयर वर सो मेनी 16 शेड्यूल्स इन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो जो 16 1 से लेकर 12 तक तो आपका बैलेंस शीट है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का। फिर 13 14 में था आपका इनकम इंटरेस्ट इनकम, एंड देन 14 में था आपका अदर इनकम्स, 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद आया? याद आया? 13 14 15 16 हमारा पीएनएल होता था। Yes, ma'am. तो वही तो बता रहे हैं। अच्छा, सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है आपको? सिग्नेचर्स चाहिए। किस किस की सिग्नेचर्स लगती हैं तो ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैलिड होता है? मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर की सिग्नेचर चाहिए। सेकंड, मैनेजर की सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स की सिग्नेचर भी चाहिए, नॉट लेस देन 3। हाँ, अगर लेस देन 3 है, अगर लेस देन 3 डायरेक्टर्स है तो सबकी सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, जितने भी डायरेक्टर्स है। अच्छा, इन केस ऑफ फॉरेन बैंक्स, अगर फॉरेन बैंक है तो मैनेजर और एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, मतलब उसकी प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है? इंडिया में। ऑफ कोर्स इंडिया में ना, बाहर जाके थोड़ी साइन लेकर आओ, नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफिस जब इंडिया में होगी ना, उसका मैनेजर और एजेंट होगा ना, उसकी सिग्नेचर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लेनी पड़ेगी। अच्छा, ब्रांच हो तो कोई भी ब्रांच, किसी भी बैंक की कोई भी ब्रांच, तो ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर लगेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. बहुत इजी है, टेक इट वेरी इजी, मतलब बहुत हम लोग आराम से और अच्छे से कर सकते हैं, कोई भाई भी नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो और ऑडिट है भी ऐसा, थोड़ा थ्योरी है, तो आपको क्योंकि लगेगा कि टफ है और बोरिंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम ऑलरेडी जो एफआरए में कर चुके हैं उसके रिलेटेड हम ऑडिट में पढ़ रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अब आते हैं प्रॉपरली, जब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात होती है, क्योंकि प्रॉपरली जब हम ऑडिट की बात करते हैं ना,
तो अकाउंट्स की ऑडिट की जाती है। और क्या ऑडिट करोगे आप? ठीक है, अकाउंट्स में जितनी चीजें होती है ना उससे रिलेटेड ऑडिट होते हैं। अभी जैसे अकाउंट्स में बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो उसकी ऑडिट होती है, उसको फिजिकली आप चेक करने जाते हो एज एन ऑडिटर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की ऑडिट हो सकती है, करंट एसेट्स की ऑडिट हो सकती है, एंड करंट लाइबिलिटीज। ये तो वो बैलेंस शीट का एसेट साइड। क्या बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज की भी ऑडिट होती है? हाँ। बैंक के कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। अच्छा, सिर्फ ये तो बैलेंस शीट हो गया। बैंक के कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने लोगों को लैंडिंग की हुई है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये तो हो गई लाइबिलिटीज। अब अब देखो बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेन होता है आपकी बैंक की इनकम और एक्सपेंसेस। बैंक की सबसे बड़ी इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम, और बैंक की सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, है ना, शेड्यूल नंबर 13 एंड 15। तो इन शॉर्ट मतलब जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीजें ना उसकी ऑडिट होती है। अब उसके लिए आपको मतलब यही बताया जो मैंने अभी बताया ना, ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। क्या ऑडिट करने के लिए? क्या ऑडिट करने के लिए? बैंक की बैलेंस शीट को ऑडिट करने के लिए या बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस को ऑडिट करने के लिए। मतलब आप किसी को भी अरे गहरे को नहीं बोल सकते हैं कि आप ऑडिट कर लो। कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय और मैनेजर को नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर वो किया ना तो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। वो हमने पढ़ा है ऑडिट में, याद आया? मैंने ही बताया आपको ऑडिट के टाइम पे, मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनी के मैनेजर से आपने ऑडिट करवा दिया, कंपनी के कुछ एक्सपर्ट्स को आपने बोला कि आप कंपनी के बारे में जानकारी निकालो, सब ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। लेकिन उस अभी वो भी तो चीटिंग कर सकता है ना, क्योंकि कंपनी को वो बिलोंग करता है। तो इसके लिए उसको भी वेरीफाई करने के लिए हम एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो मेन जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना, वो मेन ऑडिट होता है, वो मेन ऑडिट करता है। उससे मेन पता चलता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कंपनी ठीक से चल रही है। ठीक है, ऑडिट इसीलिए तो होता है, देखने के लिए कंपनी सही चल रही कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। मेन पर्पस ऑफ ऑडिट। ठीक है, वो बोलते हैं ना, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हूंड, है ना। वो पढ़ा है आपने ऑडिट में? प्रिया मैडम ने पढ़ाया होगा आपको, उनके टॉपिक में था वो। Yes, ma'am. यस, ही इज अ ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हूंड। मतलब वो पुलिसमैन की तरह काम नहीं करेगा, बस वो आपके ऊपर नजर रखने के लिए आया है। एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है वॉच डॉग। वो सिर्फ देखेगा और जो गलत हो रहा है वो जाकर बताएगा शेयर होल्डर्स को, जिनकी कंपनी होती है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब बोला गया है कि एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जब हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से जो भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अब से मेन तो आपका चैप्टर अब से शुरू हुआ है। ठीक है ना, अभी ध्यान देना। अभी क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है जो ड्यूली क्वालिफाइड होता है अंडर एनी लॉ। मतलब जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो ऑडिटर को ऑडिटर ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा ना। तो ड्यूली क्वालिफाइड का मतलब होता है एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। एक आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं अंडर ग्रेजुएट पढ़ी हुई हूँ या ग्रेजुएट की हुई हूँ तो मैं भी ऑडिट कर सकती हूँ। नहीं, आपको कोई अपॉइंट ही नहीं करेगा ऑडिटर की प्लेस पे। ठीक है, ड्यूली क्वालिफाइड का मतलब एक ऑडिटर होना चाहिए, मतलब उसने ऑडिट का एग्जाम दिया होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अभी अलग अलग बैंक्स में, अभी अभी तो हमने पढ़ा बैंक्स के टाइप्स होते हैं, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, ये बैंक, फॉरेन बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, अभी अभी हमने पढ़ा। तो अलग अलग बैंक्स में अलग अलग ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। मतलब कैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो बता रही हूँ मैं। ऑडिटर तो वही होगा ना, बाहर से अपॉइंट किया हुआ एक एक्सपर्ट, लेकिन कैसे अपॉइंटमेंट होती है वो देखें। अगर शेड्यूल्ड बैंक है, जो शेड्यूल्ड बैंक कौन सी होती है आप मुझे बताएंगे? अभी अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था। कौन सी ऐसी बैंक्स होती हैं जिन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक्स कह सकते हैं? कम ऑन क्विकली।
जो आरबीआई के अंडर आती हो। हाँ, नॉट अ कंप्लीट आंसर शिवानी। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स भी तो आरबीआई के अंडर में आती है ना। हाँ, फिर क्या डिफरेंस है? ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। चलो कम ऑन, शेड्यूल्ड बैंक्स कौन सी होती हैं? यस, very good Ramesh, very good. He has written it in a chat box which are mentioned in schedule 2 of RBI. RBI के schedule 2 में जो भी बैंक्स मेंशन्ड होते हैं वो होती हैं आपकी शेड्यूल्ड बैंक्स। कितनी बार बता चुकी हूँ आपको। मतलब ये ऐसी चीजें हैं ना जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, ईएमएफएस के टाइम से। और फिर आपने FC3 में भी पढ़ा था, जब FC3 में आपने बैंकिंग का शायद आपको ज्योति मैडम ने पढ़ाया था FC3। उसके बाद अभी आप सीबी पढ़ रहे हो, सीबी सेंट्रल बैंकिंग। मतलब आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकते हो? आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टूडेंट्स हो और आपको बेसिक चीजें नहीं पता है। हाउ कम डियर? यू नीड टू ब्रश अप योर जनरल नॉलेज। बहुत वीक है आपका जनरल नॉलेज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स जो भी होती हैं उनके ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा? कौन करेगा इनके ऑडिटर को अपॉइंट? ध्यान से देखो, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ऑडिटर इज शेयर अपॉइंटेड होल्डर्स। बाय, शेयर होल्डर्स। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ही जो ऑडिटर होगा ना, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो शेड्यूल्ड बैंक के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अपॉइंट करेंगे। कौन सी बैंक के ऑडिटर को? शेड्यूल्ड बैंक के ऑडिटर को, इन द शेड्यूल एनुअल बैंक जनरल में। मीटिंग। हाँ, कहाँ यस। कहाँ बैठकर अपॉइंट करते हैं? एजीएम में। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन हाँ, अप्रूवल ऑफ आरबीआई तो लगेगा। आरबीआई के अप्रूवल के बिना शेयर होल्डर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो ये तो समझ गए। अब आ जाओ नेशनलाइज्ड बैंक्स। मैम ये नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन सी होती हैं? चलो बताओ, कम ऑन। नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन सी होती हैं? गाइस कम ऑन, यू आर बैंकिंग स्टूडेंट्स यार, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। नेशनलाइज्ड बैंक्स, मुंह पे होना चाहिए आंसर्स। हम्म, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे नेशनलाइज्ड बैंक्स के। चलो कम ऑन, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। रमेश, एसबीआई नहीं, एसबीआई तो अलग होता है ना बेटा। हाँ मैं मानती हूँ एसबीआई बैंक भी नेशनलाइज्ड बैंक होती है, बट उसको अलग काउंट करते हैं। देखो आप नीचे लिखा भी अलग ही है। यस, प्रतीक जादव, वेरी गुड, वेरी। लिस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बैंक भी। सिंपल बोलो ना, आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? शिवानी गवर्नमेंट सिंपल से बोलो, लिस्टेड। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर ओके। बैंक्स। हाँ यस। सिंपल बोलो, पब्लिक लाइक। सेक्टर बैंक्स। यस यस। मतलब जैसे प्रतीक ने आंसर दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी थोड़ी देर यस। पहले मैंने बताया था यूनियन बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, और यस। इंडियन बैंक, कैनरा कैनरा बैंक। सिमन, वेरी गुड। और कौन सी होती है? इलाहाबाद बैंक। हम्म, ठीक है, चलो। एनीवेज, नेशनलाइज्ड बैंक्स ये वो बैंक्स होती हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, एंड उनके ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए जो कंसर्न्ड बैंक है, जो कंसर्न्ड बैंक, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू आप अपॉइंट करते हो। म्यूट म्यूट। जो कंसर्न्ड बैंक होगी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यूनियन बैंक है तो यूनियन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? कंसर्न्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ऑडिटर अपॉइंट होता है।
हाँ, लेकिन इसमें भी अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगता है। अप्रूवल ऑफ आरबीआई के बिना आप ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते नेशनलाइज्ड बैंक्स के। इज इट नाउ क्लियर? Yes, ma'am. अब आ जाओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं कैग। कैग कैग शॉर्ट फॉर्म होता है CAG। सी कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ना एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी होती है। बड़े ध्यान से सुनो, आपने ऑलरेडी किया हुआ ये, मैंने ही आपको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ाया था ऑडिट 1 में, मतलब लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? ये एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी होती है जिसमें जो सारे ऑडिटर्स को क्वालिफाई करते हैं, जो ऑडिटर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, जो देखते हैं कि सारी कंपनीज के जितने भी ऑडिटर्स हैं क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए अपना काम कर रहे हैं। कोई कोई ऑडिटर चीटिंग तो नहीं कर रहा, पैसे तो नहीं खा रहा, ब्राइब तो नहीं ले रहा, रिश्वत तो नहीं ले रहा है। अच्छा, अगर रिश्वत ली है तो पनिशमेंट क्या होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशनल बॉडी बताते हैं आपको। ये ऐसे मान लो ये नजर रखने वाली एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो सब दायरे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखने के लिए ये बनाई गई है। सबको समझ में आया इजी टर्म्स में? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? इसको कैग बोलते हैं, कैग, CAG। C कॉम्प्ट्रोलर, A ऑडिटर, G जनरल ऑफ इंडिया। कैग ऑफ इंडिया ऐसा बोला जाता है इसको। सो ऑडिटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कैग। ठीक है, लेकिन किससे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? Central सेंट्रल government, गवर्नमेंट। government. इसमें Yes. आरबीआई से आपने परमिशन नहीं भी ली तो चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। किससे परमिशन लेना पड़ता है और कौन अपॉइंट करता है एसबीआई के ऑडिटर को, ऐसा पूछ सकते हैं। सो नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, यू हैव टू सिलेक्ट वन, करेक्ट वन। ठीक है, सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई को कॉमन सेंस है, एसबीआई का सब्सिडरी है तो एसबीआई के ही मेन जो मैनेजर होंगे जो एसबीआई को चला रहे हैं वही तो अपॉइंट करेंगे, और कौन करेंगे? वही लिखा हुआ है, पढ़ लो। Yes. ठीक है, Yes. वैसे अभी ये सब्सिडरीज का लागू नहीं होता है बिकॉज अभी ये सब्सिडरीज टेक ओवर हो गई हैं, एसबीआई ने टेक ओवर कर दी है। रीजनल रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs। अब ये इसके ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? ये तो रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए ओपन किया गया था, तो इसके ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए मतलब जो जो बैंक है, पर्टिकुलर बैंक, समझो RRB आपने एक पर्टिकुलर ए रूरल एरिया में ओपन किया, तो ए एरिया में जो पर्टिकुलर बैंक ओपन हुई है उसका ही मैनेजर अपॉइंट करेगा ऑडिटर, वो एक पर्टिकुलर बैंक डिसाइड करेगी। बी एरिया में बैंक ओपन हुई है, बी रूरल एरिया, तो उस पर्टिकुलर बैंक का जो मेन ऑफिशियल होगा वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, लेकिन परमिशन किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे परमिशन लेना पड़ता है बोलो? Central सेंट्रल government. गवर्नमेंट। Government. वेरी गुड। Yes. तो ये हमने क्या पढ़ा? 5 पॉइंट्स पढ़ी और पांचों पॉइंट्स किससे रिलेटेड थी? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कौन अपॉइंट करता है और किसका प्रायर अप्रूवल चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रेम्यूनरेशन। ये करेंगे फिर हम लोग ब्रेक लेंगे, 5 Yes, 7 ma'am. मिनट्स का ब्रेक लेंगे, ठीक है? ओके, अब आते हैं रेम्यूनरेशन पे। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? अब ऑडिटर आपको फ्री में थोड़ी आपको सर्विसेज देगा, अब उसको भी तो कुछ पगार चाहिए, सैलरी चाहिए। अब उसको सैलरी नहीं Yes, ma'am. बोलते हैं ऑफिशियल टर्म्स में, प्रोफेशनल टर्म्स में सैलरी मतलब एम्प्लॉयज को दी जाती है, सैलरी मतलब एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय थोड़ी है कंपनी का। ठीक है, अब ये तो ऑडिटर है, ऑडिटर को दिया जाता है रेम्यूनरेशन, जैसे मैनेजर्स डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं ना, वैसे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये एक टाइप ऑफ सैलरी है जिसको हमने प्रोफेशनल नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया? रेम्यूनरेशन। ठीक है, Remuneration. Yes. ठीक है।
अभी आगे देखो, अब फिर से 4 हम टाइप्स पढ़ेंगे इसमें। शेड्यूल्ड बैंक अगर है, अगर आपने उसमें ऑडिटर अपॉइंट किया, अगर क्या करना ही पड़ता है, ऑडिटर कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ता है। अगर ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं करोगे ना तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं करेगा कोई। और अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है मतलब वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है मतलब आपकी बैंक तो चलेगी नहीं, आपको आरबीआई चलाने नहीं देगी बैंक। ठीक है, कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो उसको सैलरी कितनी देनी है कौन फिक्स करता है? कॉमन सेंस है। यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है? यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक में ऑडिटर को अपॉइंट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स। तो वो ही सैलरी फिक्स करेंगे ना, वो ही यस मैम। रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे ना। कितना इजी है इसको समझना। देखो, जिसने अपॉइंट किया उसने ही सैलरी फिक्स कर दी आपकी। देखो, द रेम्युनरेशन इज फिक्स्ड बाय द शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि सेक्शन हम बच्चों को याद नहीं होते, हम सेक्शन कभी नहीं पूछते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो शेड्यूल्ड बैंक का, ऑडिटर का रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है? कम ऑन, गिव मी आंसर्स। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स। नेशनलाइज्ड बैंक का कौन फिक्स करता है? आरबीआई, आरबीआई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से। यस। सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई, खुद एसबीआई की सब्सिडरीज, मतलब एसबीआई फिक्स करेगा ना एसबीआई की सब्सिडरी। यस। और रीजनल यस। रूरल बैंक, रीजनल रूरल सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट। नो 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 नो, बैंक जो पर्टिकुलर बैंक है। अच्छा हाँ। हाँ, लेकिन हाँ हाँ। अप्रूवल लगेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो यस। इजी, देखो कितना इजी है। ठीक है, ये हुआ हमारा रेम्युनरेशन। अभी हम नेक्स्ट 5 मिनट्स की ब्रेक लेकर क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, ये सेम है जो प्रिया मैडम ने आपको चैप्टर नंबर 1 में करवाया है, लिखा भी हुआ है, रेफर यूनिट नंबर 1, देख रहे हो आप?